जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एनजे हिंदी एकेडमी पर। दोस्तों, जैसे आपको पता है कि हम हिंदी साहित्य के इतिहास सॉरी हिंदी साहित्य के पेपर 2 में जो यूजीसी नेट का हमारा पेपर 2 है हिंदी साहित्य वाला, उसमें हमने यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड के 2020 से लगाकर 2025 तक जितने पीवाईक्यूज आए हुए यानी जितने क्वेश्चन आए सब कुछ हमने सोल्व किया है। आज हमारी यूनिट 3 स्टार्ट कर रहे हैं हम। यूनिट 3 में जितने पीवाईक्यूज आए वो सारी चीज़ें हम देखेंगे 2020 से लगाकर 2025 तक। हम यूनिट वाइज पीवाईक्यू सोल्व कर रहे हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह कि हम यूनिट वाइज पीवाईक्यू सोल्व कर रहे हैं, ना कि पेपर वाइज। तो इसमें आपको हर यूनिट का पता चल जाएगा कि किस यूनिट से किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। हालांकि यूट्यूब चैनल पर सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है, लेकिन फिर भी अगर किसी बच्चे को लगता है कि नहीं हमें पेड बैच खरीदना चाहिए तो 399 में मैं हिंदी साहित्य के इतिहास का पेड बैच लेके आया हूँ, नेट जेआरएफ का प्लस एमपी सेट के लिए ना। अगर आपको खरीदना है या आप इसको परचेस करते हो तो 2 घंटे डेली लाइव क्लासेस रहेगी आपकी, प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस। उसके साथ ही 10+ ईयर के पीवाईक्यू सोल्व कराए जाएंगे, फ्री मॉक टेस्ट मिलेगा, नोट्स के साथ शॉर्ट नोट्स आपको मिलेगा और 1 ईयर की इसकी वैलिडिटी रहेगी। इसके साथ अगर आप अभी दिवाली तक इसको खरीदते हो तो इसमें एक चीज़ और आपको मिलेगी। पेपर फर्स्ट जो है हमारा, पेपर फर्स्ट का पीवाईक्यूज जो क्लासेस है वो सारी आपको यहाँ पर पीवाईक्यूज पेपर की जो क्लासेस है वो सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट ये बैच आपको यहाँ पर यानी रिवीजन बैच आपको यहाँ पर फ्री मिल जाएगा। 399 में बहुत कम प्राइस में मैं ला रहा हूँ, यानी बाकी लोगों के मुकाबले मुझे लगता है कि 110% भी हमारा ये नहीं है ना, उनसे बहुत कम है। इसलिए अगर आप लोगों को लगता है कि ये चीज़ें करना है तो ज़रूर इसको परचेस करें। चलो स्टार्ट करते हैं। आज के क्वेश्चन हमारे यूनिट 3 के टॉपिक वाइज और यूनिट वाइज हम क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। तो हमारा यूनिट 3 इसमें काव्य शास्त्र का है। काव्य शास्त्र का पहला क्वेश्चन हमारा बनता है। पहला क्वेश्चन हमारा कि काव्य शास्त्र से संबंधित निम्नलिखित ग्रंथों को उनके प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। अच्छा चलो, वॉइस वगैरह क्लियर आ रही है या नहीं आ रही मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में आप लोग बता दो फटाफट। और अगर आप लोग तो मेरे वीडियो लगातार देख रहे हो और आपको सारी चीज़ें सही लग रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना। और जो न्यू व्यूअर्स उनसे मैं कह दूं कि ये सब पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, सारे पीवाईक्यूज की, पेपर वाइज यूनिट वाइज सारे पीवाईक्यूज की। तो आप टेलीग्राम चैनल वीडियो के डिस्क्रिप्शन से ज्वाइन कीजिए। चलो, क्वेश्चन नंबर हमारा पहला है। पहला क्वेश्चन कहता है कि काव्य शास्त्र से संबंधित निम्नलिखित ग्रंथों को उनके प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में हमें लगाना है। देखो, रस गंगाधर, काव्य प्रकाश, काव्यालंकार, धन्यालोक लोचन और साहित्य प्रकाश, ये हमारा यहाँ पर देखने को मिलता है। तो देखो यहाँ सबसे पहले कौन सा आया था? काव्यालंकार आया था। आप कमेंट कीजिए, मैं आपका कमेंट बॉक्स में आपका कमेंट भी देख रहा हूँ, कौन बच्चा सही कर रहा है कौन गलत कर रहा है। सबसे पहले आता है काव्यालंकार। काव्यालंकार कौन सी शताब्दी में आया था, प्रकाशित हुआ था? 6ठी शताब्दी में प्रकाशित हुआ था ना। तो पहले नंबर पर ये आ जाएगा, 6ठी शताब्दी में प्रकाशित हुआ तो पहले नंबर पे आ जाएगा। अब पहले नंबर पे काव्यालंकार कहाँ कहाँ पर है उन ऑप्शनों को देखो, बाकी को हटाओ। तो एक को हटा दो, चौथे को हटा दो। अब हमारा दूसरा और तीसरा ही बचता है ना। काव्यालंकार के बाद हमारा जो है वो, काव्यालंकार के बाद जो हमारा आता है धन्यालोक लोचन। धन्यालोक लोचन जो है ये हमारा ग्रंथ जो है, धन्यालोक लोचन 10वीं शताब्दी में प्रकाशित हुआ था। कब हुआ था? 10वीं शताब्दी में प्रकाशित हुआ था। फिर उसके बाद आता है काव्य प्रकाश, 11वीं शताब्दी में प्रकाशित हुआ था। कौन प्रकाशित हुआ था? काव्य प्रकाश। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा सही मिल रहा है? हमारा तीसरा मिल रहा है, दूसरा हमारा यहाँ पर गलत हो रहा है ना। तो ऑप्शन नंबर तीसरे में हम देखते हैं। उसके बाद हमारा साहित्य प्रकाश आएगा और उसके बाद हमारा रस गंगाधर आएगा। साहित्य प्रकाश हमारा कब हुआ था? 14वीं शताब्दी में प्रकाशित हुआ था। और उसके बाद जो हमारा रस गंगाधर है वो 17वीं शताब्दी में प्रकाशित हुआ था। तो इस तरीके से इनके प्रकाशन वर्ष हमें बताना था। तो काव्यालंकार कब प्रकाशित हुआ? काव्यालंकार पहली शताब्दी में काव्यालंकार 6ठी शताब्दी में प्रकाशित हुआ। उसके बाद हमारा धन्यालोक लोचन 10वीं शताब्दी में, उसके बाद काव्य प्रकाश 11वीं शताब्दी, साहित्य दर्पण 14वीं शताब्दी और रस गंगाधर हमारा 17वीं शताब्दी में हुआ था। इस तरीके से सारी चीजें हमने इनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार हमने यहाँ पर देख ली है ना। अगर आप लोग कोई डाउट है किस तरीके की चीजें हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करें, है ना। कमेंट जरूर करें। और अगर आपको इन सबके आंसर पता है तो आप साथ में आंसर करते हुए जरूर जाना मेरे भाइयों। किस काव्य शास्त्री ने काव्य संवाद की अंतिम स्थिति को भोज काल कहा है?
इसको भोज काल का किसने कहा? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, किस काव्य शास्त्री ने काव्य संवाद की अंतिम स्थिति को भोज काल कहा? इनमें से किसने कहा? अभिनवगुप्त ने कहा, भट्टलोलट ने कहा, भट्टनायक ने कहा या शंकुक ने कहा? तो किसने कहा? भट्टनायक ने कहा। ठीक है, किसने कहा? भट्टनायक ने। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। मेरे भाइयों कमेंट करो, आप लोग भी कुछ ना कुछ कमेंट करो, क्या सही है क्या गलत है, मैं आपके कमेंट देख रहा हूं। ठीक है, जल्दी से कमेंट करते जाइए मेरे भाइयों, जो सही है जो गलत है उसका कमेंट करो साथ में। चलो, तीसरा हमारा आता है, इनमें से कौन 13वीं शताब्दी में प्रमुख काव्य शास्त्री के रूप में प्रसिद्ध हुआ था? देखो 13वीं शताब्दी में इनमें से कौन सा था यह हमें बताना। तो 13वीं शताब्दी में हमारा इसमें था जयदेव। जयदेव जो है 13वीं शताब्दी के कवि रहे या 13वीं शताब्दी में प्रमुख प्रसिद्ध रहे। जगन्नाथ हमारे 17वीं शताब्दी के कवि है, कुंतक जो है 10वीं शताब्दी के, और मम्मट जो है 11वीं शताब्दी के। इन सभी आचार्यों को इनके क्रम वाइज से यानी इनके शताब्दी वर्ष से याद करने की एक बेहतरीन ट्रिक मैंने बनाई हुई है, और वो बेहतरीन ट्रिक मैंने आप लोगों को क्लास में बताई। जब मैं कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाऊंगा तब उस समय मैंने ट्रिक के साथ इनको बताया कि कैसे इनको याद रखना है ना। जैसे मैंने एक ट्रिक बताई थी, अरु शंकु आनंद राज, उरु शंकु आनंद राज, है ना। जैसे यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको, उरु शंकु आनंद राज, आनंद राज, उ से उद्भट, र से रुद्रट, शंकु से शंकुक, आनंद से आनंद, और राज से राजशेखर, है ना। ये इस तरीके से हमने एक ट्रिक बनाई है। तो इस तरीके से हमने हर शताब्दी की ट्रिक बनाई है। इस तरीके से हम आपको ट्रिक वाइज चीजें सोल्व करवाएंगे जब हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। अभी हमारा क्या है इसमें क्वेश्चन, जयदेव आएगा। जयदेव 13वीं शताब्दी के कवि रहे। बाकी कौन कहाँ का रहा? तो मम्मट 11वीं शताब्दी के, कुंतक 10वीं शताब्दी के, और जगन्नाथ 17वीं शताब्दी के। ठीक है, चलो ये अगला क्वेश्चन रिपीट है, इसको आगे देखते हैं। फिर आता है, भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या कितनी बताई? आपको बताना, भरत मुनि जो है, भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या कितनी बताई मेरे भाई? तो भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या जो है 10 बताई। आपको मैंने एक पूरा चार्ट बना के बताया, जब मैंने कॉन्सेप्ट बताया था तो उसमें बताया था कि भरत मुनि, दंडी ने कितनी बताई, फिर वामन ने कितनी बताई, उसके बाद भामा, मम्मट, आनंदवर्धन, हेमचंद्र, जयचंद, ये जगन्नाथ, सबने कितनी कितनी बताई, ये सब कुछ मैंने चार्ट के साथ आपको बताया हुआ है। और ये मैंने आपको हालांकि पहले पढ़ाया हुआ, लेकिन ये क्लास में फिर से पढ़ाऊंगा आपको बेहतरीन तरीके से। तो कॉन्सेप्ट में सारी चीजें हम पढ़ेंगे कि किसने कितने काव्य गुणों की संख्या बताई है मेरे भाइयों। ठीक है, अब सूची 1 का सूची 2 से आपको यहाँ पर मिलान करना है, यानी कि किसने कौन सा किसका जो परिभाषा है किसने किसकी दी है ना, ये परिभाषा आपको बतानी है यहाँ पर। ठीक है, ये कौन सी परिभाषा किसने दी मेरे भाइयों, ये हमको बताना है यहाँ पर। ओके, चलो, तो शब्दार्थ सहित तो काव्यम गद्य पद्य च तदि तविधा, है ना, द्विधा। पर शब्दार्थो द्विधा, द द्विधा, है ना, इस तरीके से लिखा जाता है, द्विधा। ठीक है, चलो, शब्दार्थो सहितो काव्यम गद्य पद्य च द्विधा, ये किसका है या ये किसने बताया हमारा? तो मेरे भाई ये भामा का है। ये चिल्ला चिल्ला के हम बता रहे थे जब पढ़ा रहे थे कि ये भामा का है। किसका है? भामा का। ठीक है, तो शब्दार्थो सहितो काव्यम गद्य पद्य च तदिता किसका है? भामा का है। फिर आता है काव्यम शब्दार्थो गुणालंकार संस्कृतो शब्दार्थोपयति, ये किसका है? तो ये मेरे भाई मम्मट का है। किसका है? मम्मट का। ये किसका है? मम्मट का, है ना। किसका है? मम्मट का है। चलो, यहाँ पर कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो रही है क्या? यहाँ पर एक टाइपिंग मिस्टेक है आपको, यहाँ पर 1 आएगा और यहाँ पर आपका 2 आएगा, है ना। यहाँ पर सी वाले में 2 आएगा। ठीक है, यहाँ पर सी वाले में 2 आएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही है, तो यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हुई है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, इसमें 1 आएगा, इसमें 2 आएगा। तो देखो, काव्यम शब्दो अर्थो गुणालंकार संस्कृतो शब्दार्थो यति, ये वामन का था। ओके, और फिर आता तद दोषो शब्दार्थो सगुणावृत्ति सगुणावलंकृत पुनः क्वापी, ये मम्मट का है ना। तो ये हमारा तीसरा आएगा। और वाक्यम रसात्मक काव्यम विश्वनाथ का है। ये हमारा विश्वनाथ 14वीं शताब्दी की है, ये याद रखना है हमको, है ना। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। मैं फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ, शब्दार्थो सहितो काव्यम गद्य पद्य च तदिता किसका है? भामा का है। काव्यम शब्दार्थो गुणावलंकार संस्कृतो शब्दार्थो यपि किसका है? वामन का है। तद दोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृत पुनः क्वापि मम्मट का है। और वाक्यम रसात्मक काव्यम किसका है? विश्वनाथ का है। ये हमें याद रखना है। ठीक है, चलो आगे हमारा अगला क्वेश्चन देखना है।
अगला क्वेश्चन हमारा आया था, वक्रोक्ति सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। हमें क्या बताना, कौन सा कथन असत्य है, यानी कि ये वक्रोक्ति सिद्धांत के बारे में हमें 4 ऑप्शन दिया है, उसमें से हमें बताना कौन सा असत्य कथन है ना। वक्रोक्ति के बारे में हमें क्या बताना, असत्य कथन बताना है। तो पहले पढ़ लेते, जब उक्ति में भंगिमा या नई अर्थ दीप्ति उत्पन्न करने के उद्देश्य से सर्वनाम आदि से किसी बात को छिपाया जाए तो संवृत्ति वक्रता होती, क्या होती है, संवृत्ति वक्रता होती है ना। चलो कमेंट आप लोग करो, क्या सही है क्या गलत है, आप लोग भी बताते जाओ मेरे भाइयों। अरे बोलो आप लोग भी। देखो इसमें क्या आया हमारा, पहला है जब उक्ति में भंगिमा या नई अर्थ दीप्ति उत्पन्न करने के उद्देश्य से सर्वनाम आदि से किसी बात को छुपाया जाए तो संवृत्ति वक्रता होती है। ठीक है, ये बात तो सही है, यानी ये गलत नहीं है। क्रिया के विशिष्ट प्रयोगों से चमत्कार की सृष्टि हो वहां लिंग वैचित्र वक्रता होती है, ये गलत है, यानी ऑप्शन नंबर बी तो आएगा ही आएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है समास तदिद कृदंत आदि के प्रयोगों से चमत्कार की सृष्टि हो वहां वृत्ति वक्रता होती है, ये बात भी सही है मेरे भाई, ये भी सही ऑप्शन बताया इसने। फिर हमारा इसमें बताया जहां बहुवचन के स्थान पर एक वचन तथा एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग हो वहां पुरुष वक्रता होती है, ये गलत है हमारा, है ना, तो डी भी आएगा। फिर आता है धातु पद के प्रयोग से औचित्र की सृष्टि होने का उपग्रह वक्रता होती है, सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी और डी, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा कि बी और डी गलत है, बाकी इसमें सब सही है, ये हमें बताना था। ठीक है, फिर हमारा नीचे क्या आया, अगला क्वेश्चन है, चलो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाओ मेरे भाइयों, आपका आंसर भी मैं देख रहा हूं कि आप क्या आंसर कर रहे हो, क्या गलत कर रहे हो, क्या सही कर रहे हो ना, ये आंसर मैं आपका देखता हो जा रहा हूं। चलो फटाफट करते जाओ कमेंट बॉक्स में। देखो अगला क्या आया, आचार्य मम्मट द्वारा निम्नलिखित पंक्ति को किस प्रयोजन की ओर संकेत किया गया, संकेत नहीं किया गया ये हमें बताना, संकेत नहीं किया गया ये बताना ना। तो देखो कौन सी पंक्ति है, काव्यम यश स अर्थ कुर्वति व्यवहार विदे संवेद क्षयते सदय परिनिर्वते कांता संमित तप प्रदेशो युजे, है ना, यानी कि ये जो पंक्ति है ये किसकी ओर संकेत नहीं करती, किस प्रयोजन की ओर संकेत नहीं करती। नीचे आपको 4 ऑप्शन दिए, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं पंक्ति को, काव्यम यश स दयर्थ कृते व्यवहार विदे शिवेत रक्षतये सदय परिनिर्वर्तये कांता सम्मत तत् तयो प्रदेश युजे, इसमें कौन सा आंसर आएगा, यानी किसकी ओर संकेत नहीं करता ये बताना। तो ये लोकोपदेश की ओर करना। कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो थोड़े टिपिकल होते हैं, थोड़े टफ होते हैं ना, कि जिसमें कुछ ऐसी पंक्तियां देती जो हमने कभी पढ़ी नहीं, कभी देखी नहीं, तो इस प्रकार की चीजें भी हमारे यहाँ पर आती है, तो इनको भी हमें हैंडल करना होता है एग्जाम हॉल में। ठीक है, तो ये चीजें भी हमारी आती है मेरे भाइयों। ओके, क्लियर हो रहा है, अरे बोलो एक बार। ठीक है, ओके, फिर आगे आता है, निम्न में से किस साधन की सहायता से आर्थी, याद रखना आर्थी व्यंजना के अंतर्गत प्रतीयमान अर्थ की प्रतीति नहीं होती। यहां पर भी क्या पूछा उसने कि निम्न में से किस साधन की सहायता से, निम्न में से किस साधन की सहायता से आर्थी व्यंजना के अंतर्गत प्रतीयमान अर्थ की प्रतीति नहीं होती है, किसकी नहीं होती है पूछा उसने, तो साहचर्य की नहीं होती है, बाकी सबकी होती है हमारा, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, नहीं है वो पूछा था उसने। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन हमारा आता है, अगला क्वेश्चन हमको बताना, भारतीय काव्य शास्त्र के विभिन्न संप्रदायों के संदर्भ में सही कथन कौन सा है ना, भारतीय काव्य शास्त्रों के संदर्भ में सही कथन कौन सा, ये हमें यहाँ पर बताना है मेरे भाइयों। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, भारतीय काव्य शास्त्र के विभिन्न संप्रदायों के संदर्भ में सही कथन कौन सा है यह बताना। तो आचार्य कुंतक ने रीति रचना के 3 मार्ग बताए, सुकुमार विचित्र और माध्यम, है ना, क्या ये सही है, क्या बिल्कुल सही है। अगला बताया आचार्य शंकुक ने निष्पत्ति का अर्थ उत्पादक संबंध और संयोग का अर्थ अनुभाव और अनुभावक संबंध माना है, ये बिल्कुल गलत है।
भट्टनायक ने निष्पत्ति का अर्थ भुक्ति और संयोग का अर्थ भोज्य भोजक संबंध माना। ये बिल्कुल सही बात है। भट्टनायक ने निष्पत्ति का अर्थ भुक्ति और संयोग का अर्थ भोज्य भोजक संबंध माना है। ये बिल्कुल सही बात है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, मतलब अगला पॉइंट आता है इसमें, ध्वनि के 3 भेद माने, वस्तु ध्वनि, अलंकार ध्वनि और रस ध्वनि। ये बात भी सही है ना। आनंदवर्धन ने 6 प्रकार के औचित्य, रस, अलंकार, गुण, दोष, संगठन और प्रबंधन की चर्चा की। बिल्कुल गलत बात है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सी डी आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि ए सी डी ही यहाँ पर सही। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। क्या क्या सही हो रहा है, ए सी और डी हमारे यहाँ पर सही हो रहे हैं। इस क्वेश्चन को एक बार और आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि बाकी क्वेश्चन बी और जो ई है ये हमारा गलत है, बाकी ए सी और डी जो है हमारा यहाँ पर सही कथन है। ठीक है, तो सही कथन हमें बताना था। ठीक है, अरे क्लियर हो रहा है, बोलो यस या नो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे निम्नलिखित काव्य शास्त्री आचार्यों को कालानुक्रम यानी इनके काल के अनुसार जमाना। देखो अभी एक क्वेश्चन ऊपर आया था कि इनके जो ग्रंथ है उनको काल के अनुसार जमाइए। अब क्वेश्चन आया कि इनको ही इनके काल के अनुसार जमाइए ना, इनको इनके काल के अनुसार आपको बताना है कौन किसका काल क्रम रहा है ना। तो मेरे भाई रुद्रट, रुद्रभट्ट, अभिनवगुप्त, भट्ट तोत और धनिक, ये हमारे कुछ ऑप्शन है। तो मुझे लगता है कि रुद्रट सबसे पहले आए थे, रुद्रट सबसे पहले आए थे। उसके बाद हमारा आया था रुद्रभट्ट, रुद्रट सबसे पहले आया था, फिर रुद्रभट्ट आया था हमारा। रुद्रभट्ट के बाद हमारा आया था मेरे भाई भट्टतोत, भट्टतोत उसके बाद आया था। उसके बाद हमारे अभिनव गुप्त आए थे और फिर आए धनिक आए, ये फिर आए धनिक है ना। ये इनका कालक्रम है या इनका सीक्वेंस है, ये हमें याद रखना था। अब इस सीक्वेंस को हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा ये देख लो मेरे भाइयों। ऑप्शन नंबर 2 में हमारा दिया गया बी ए डी सी ई, बी ए डी ई सी हमारा सही हो जाएगा। यानी सबसे पहले किसका, रुद्रट, फिर उसके बाद हमारा आया रुद्रभट्ट, फिर आया हमारा भट्टतोत, फिर आया अभिनव गुप्त और फिर आया हमारा धनिक आया। तो ये इनका कालक्रम, ये कालक्रम मैंने आपको एक ट्रिक के साथ बताया। जैसे अभी मैंने बताया अरु शंकु आनंद राज, या फिर एक तो अरु शंकु आनंद राज हो गया हमारा, फिर उसके बाद हमारा वामन हो गया। वामन में भी क्या चलता है हमारा, वामन सॉरी एक दंडी, और अरुशंकु आनंद राज, अरुशंकु आनंद राज आता है हमारा। उसके बाद हमारा आता है 14 विद्या वाला आता है। 14 विश्वनाथ के पास 14 विद्या, तो विश्वनाथ और विश्वनाथ के पास 14 विद्या और विद्याधर, विश्वनाथ और विद्याधर ये 14वीं शताब्दी में आते हैं। इस तरीके से मैंने सबकी ट्रिक बनाई हो ना, और ये चीजें मैं अभी आपको सोल्व भी कराऊंगा जब कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, तो ये सब ट्रिक के साथ मैं आपको बताऊंगा। अभी आपको सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। यहाँ पर सूची 1 है और यहाँ सूची 2 है, यानी कौन सा जो कथन है, लक्षण यानी कि जो काव्य के लक्षण यानी काव्य की जो विशेषता बताइए वो किसने कौन सी बताई है ना, ये आपको बताना। तो कौन सा आचार्य की क्या है, यहाँ पर हमें ये चीजें बताना। चलो आंसर करो फटाफट, क्या है किसका क्या है, फटाफट आंसर करो मेरे भाइयों। चलो तो दोसा, दोसा विपर्यये तत्र गुणा संपत्तयो तथा, है ना। ये किसने कहा था, ये दंडी ने कहा था। तो पहले में पहला ही आएगा, फिर आता है गुण गुण विपर्ययत्मनो दोषा, ये किसने कहा था, ये वामन ने कहा था। किसने कहा था, वामन ने कहा था, है ना। फिर उसके बाद हमारा आता है मुख्यार्थ मुख्यार्थ हति दोष रसमयस्य मुख्या इति रक्षा, है ना। ये किसने कहा था, तो ये मम्मट ने कहा था मेरे भाई। किसने कहा था, मम्मट ने कहा था। ठीक है, ये किसने कहा था, मम्मट ने कहा था। और फिर आता दोष सर्वथाना तयोज्यो रस हानिकारो ही स, ये किसने कहा था, केशव मिश्र ने कहा था। किसने कहा था, केशव मिश्र ने कहा था। तो ये आपको याद रखना है। ये हम एक बार देख लेते किसमें हमारा सेटिस्फाई हो रहा है, कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो रहा है। मेरे भाई ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा यहाँ पर सेटिस्फाई हो रहा है। ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही हो जाएगा, ये याद रखना है ना।
फिर उसके बाद सूची 1 और सूची 2 दी हुई है हमारे पास। सूची 1 का सूची 2 से हमें मिलान करना है ना, तो सूची 1 का सूची 2 से हमें फिर से मिलान करना है, सूची 1 और सूची 2 का क्या है। तो एक तरफ हमारा काव्य सिद्धांत दिए हुए और एक तरफ उनके दर्शन मत दिए। तो उत्पत्तिवाद का सिद्धांत, अनुमितिवाद का सिद्धांत, भुक्तिवाद या अभिव्यक्तिवाद का सिद्धांत है ना, और कौन से दर्शन से निकला है, तो ये हमें बताना मेरे भाइयों। ठीक है, तो मुझे एक चीज पता है कि जो उत्पत्तिवाद का सिद्धांत है वो हमारा काव्य मीमांसा दर्शन से निकला हुआ है, तो ये मीमांसा दर्शन जो है पहले नंबर पे आएगा। फिर उसके बाद हमारा अनुमितिवाद जो है न्याय दर्शन से निकला है, तो ये हमारा दूसरे नंबर पे आएगा। फिर हमारा जो भुक्तिवाद है ये सांख्य दर्शन से निकला है, ये तीसरे नंबर पे आएगा। और फिर आता है हमारा लास्ट अभिव्यक्तिवाद जो कि शैव दर्शन से निकला है, तो ये हमारा चौथे नंबर पे आएगा। तो इस तरीके से हमारा आंसर किस में सही होगा, आंसर नंबर 2 हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा मेरे भाई, 2 सेटिस्फाई हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, उत्पत्तिवाद किसने, मीमांसा दर्शन, अनुमितिवाद जो है हमारा न्याय दर्शन, भुक्तिवाद जो है हमारा सांख्य दर्शन, और अभिव्यक्तिवाद जो है शैव दर्शन से निकला हुआ है हमारा। ठीक है, तो इस तरीके से चीजें हमें याद रखना है मेरे भाइयों। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक। चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, साधारणीकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। साधारणीकरण का एक सिद्धांत है जो कि मैंने अगर पेड क्लास वाले मेरे बच्चे देख रहे हैं तो उनको पता है कि ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, साधारणीकरण का सिद्धांत है ना, तो ये आपको याद रखना है किस तरीके से। ठीक है, अब इसमें कौन सा असत्य ये पूछा उसने, इसमें से कौन सा असत्य है, तो किसी असाधारण पदार्थों को साधारण रूप में ग्रहित होना साधारणीकरण व्यापार कहलाता है। बिल्कुल सही बात है भाई, ये बिल्कुल भी गलत नहीं है, बिल्कुल सही बात है ना। फिर उसके बाद काव्य नाटक में साधारणीकरण विभाववादी के सम्मिश्रण क्रियाकलाप का समस्त घटना चक्र होता है। बिल्कुल सही बात है। साधारणीकरण व्यापार द्वारा सहृदय अपने समस्त पूर्वाग्रहों से विमुक्त होता है। बिल्कुल सही बात है। फिर उसके बाद आता है डॉक्टर नगेंद्र ने आलम्बन धर्म का साधारणीकरण माना। बिल्कुल गलत बात है। कवि की अनुभूति के साधारणीकरण को आचार्य शंकुक सहित सभी काव्य शास्त्रियों ने मान्यता प्रदान की। बिल्कुल गलत बात है। तो ऑप्शन डी और ई हमारा असत्य कथन है, बाकी सब हमारे सही कथन है ना। साधारणीकरण का सिद्धांत जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने सारी चीजें बताई थी कि किसी असाधारण शब्द पदार्थ का साधारणीकरण रूप में ग्रहित होना साधारणीकरण व्यापार कहलाता है। काव्य नाटक में साधारणीकरण विभाववादी के सम्मिश्रित क्रियाकलाप का समस्त घटना चक्र को होता है। ये भी सही बात है। और साधारणीकरण व्यापार द्वारा सहृदय अपने समस्त पूर्वाग्रहों से विमुक्त हो जाता है। ये भी बात हमारी सही है। ठीक है, क्लियर हुआ यहां तक। अरे बोलो मेरे भाइयों। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, काव्य उस शब्दार्थ को कहते हैं जो दोष रहित हो तथा जिसमें गुण उपयुक्त काव्य लक्षण किस आचार्य ने कहा था, जिसमें गुण हो, है ना। देखो, जो दोष रहित हो तथा जिसमें गुण उपर्युक्त हो, उपर्युक्त यानी उसमें प्रयुक्त हो, गुण का प्रयोग हो, दोष रहित हो, वो काव्य लक्षण किस, यह परिभाषा किसने दी थी, किस आचार्य ने कही थी, है ना। ये हमें बताना, भामा ने, दंडी ने, वामन ने, मम्मट ने, ये चीजें हमें बताना मेरे भाइयों। ठीक है, ये किसने कहा था। तो ये जो परिभाषा कहने वाले हैं वो वामन है। कौन है, वामन ने परिभाषा दी थी, हमें याद रखना है। फिर आता है दोष रहित अरु गुण सहित कछुक अलग शब्द अर्थ सो कवित हे ताको करो विचार। काव्य लक्षण किस आचार्य का, यानी ये काव्य लक्षण किसने बताया था। काव्य लक्षण यानी परिभाषा, है ना, सॉरी, काव्य का लक्षण यानी कि सॉरी स्टूडेंट, थोड़ा सा गला बहुत खराब हो रहा है इसलिए सही से बोल नहीं पा रहा है ना। तो ये काव्य लक्षण किस आचार्य ने बताया था, ये हमें बताना है यहाँ पर। कौन सा, दोष रहित अरुगुण सहित कछुक अलग शब्द अथ अर्थ सुकवित है ताको करो विचार, काव्य लक्षण किस आचार्य का, ये हमें बताना ना। तो ये हमारा बताना। चलो आंसर करो फटाफट, पहले आप लोग, क्या आंसर आ रहा है आपका, जल्दी से आंसर करो आप लोग। ए गलत है इसमें, है ना। इसमें आएगा चौथा वाला सही, कुलपति मिश्र का ये काव्य लक्षण बताया था। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, प्रतिभा काव्य हेतु से संबंधित पंक्ति के आचार्यों के सही युग्म कौन से। प्रतिभा, काव्य की प्रतिभा मैंने बताई आपको कि काव्य की प्रतिभा क्या है, और प्रतिभा के बारे में जो पंक्तियां कही वो कौन सी प्रतिभा पंक्तियां सही है, ये हमें बताना। ठीक है, ये चीजें हमें यहाँ पर आंसर के रूप में बताना। चलो आंसर करो फटाफट आप लोग।
अरे बोलो मेरे भाइयों। ठीक है, तो तस्य च कारण कवित केवला प्रतिभा चाहिए, वांग भट्ट की नहीं है, ये गलत है ना। प्रज्ञा नवोन्मोहन शालिनी प्रतिभा मता, ये हमारे किसकी, भट्ट तोत की बिल्कुल सही बात है, ये भट्ट तोत की है। कवित्व बीज प्रतिभा नाम वामन की, ये भी सही है ना। प्रतिभा कारणम तस्य व्युत्पत्तिस्तु विभूषणम, ये भामा की नहीं है। काव्यम तु जायते जातु कश्चित प्रतिभावान, विश्वनाथ की नहीं है ना। तो हमारा किसकी कौन सी है, बी और सी में सही है, यानी कि प्रज्ञा नवोन्मेष में शालिनी प्रतिभा मता भट्टतोत की बिल्कुल सही बात है। और कवित्व बीज प्रतिभानम वामन की, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी और सी हमारा सही है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा मेरे भाई। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमें चीजें वहां पर देखना था। क्लियर हो रहा है आप लोगों को, बोलो। फिर आता है पुत्रवती युवती जग सगे, राम भक्त सुत जाकर होय। उपयुक्त पंक्ति में गुणीभूत व्यंग का कौन सा भेद पाया गया है। तो कौन सा भेद पाया गया है आपको बताना है। इसमें अगूट व्यंग पाया गया, कौन सा पाया गया, अगूट व्यंग पाया गया। मैं फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ, पुत्रवती युवती जग सगे, राम भक्त सुत जाकर होय। इसमें कौन सा गुणीभूत व्यंग पाया गया है, तो अगूट व्यंग पाया गया। कौन सा पाया गया, अगूट व्यंग पाया गया है इसमें। ठीक है, अगला आपको बताना है कि रस निष्पत्ति के काव्य अलंकारों में से किसने अनुमान को महत्व देकर चित्र तुरंग न्याय की चर्चा की है। किसकी चर्चा की है, तो मेरे भाई इसमें भट्ट नायक, हमारा भट्ट नायक ने की है। ठीक है, किसने की है, भट्ट नायक ने सॉरी है ना, भट्ट नायक ने की थी। किसने की थी, भट्ट नायक ने। रस निष्पत्ति के काव्यालंकारों में से किसने अनुमान को महत्व देकर चित्र तुरंग न्याय की चर्चा की थी, तो भट्ट नायक ने की थी। किसने की थी, भट्ट नायक ने की थी, ये आपको याद रखना है। फिर आता है काव्य शोभा कारान धर्मालंकार प्रक्षते, है ना। यह लक्षण अलंकार के संदर्भ में किस आचार्य द्वारा दिया गया था। आपको बताना कि किस आचार्य द्वारा दिया था, कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर करो फटाफट आप लोग कि किसने दिया था या किसने बताया था ये। चलो फटाफट आंसर करो आप लोग। अरे बोलो मेरे भाई, दंडी ने दिया था, वामन ने, मम्मट ने दिया था, वामन दिया था, कुंतक ने दिया था। तो ये दंडी ने दिया था। काव्य शोभाकारान धर्मालंकार प्रक्षते, किसने दिया था, दंडी ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्लियर हो रहा है, अरे क्लियर हो रहा है मेरे भाइयों। देखो, एक तरफ पंक्तियां दे रखी है, एक तरफ उनके रचनाकार दिए, हमें बताना कौन सी पंक्ति किस रचनाकार की। गुरुपदेश ध्ययते शास्त्र जड़ धियो डयपयलम, है ना, डयपलम, ये किसका है, तो ये मेरे भाई किसने, भामा ने कहा था। कवित्व बीज प्रतिभानम, ये किसने कहा था, वामन ने कहा था। न विद्यते पूर्वासनांगड़ नानधीयति प्रतिभा मद भूतम, ये किसने कहा था मेरे भाई, तो ये हमारा दंडी ने कहा था। किसने कहा था, दंडी ने कहा था। और फिर आता हमारा अयुत्पत्ति कृत्ये सत्यो सक्रियते कव दोष, ये किसने कहा था मेरे भाई, तो ये जो है हमारा, ये हमारा आनंदवर्धन ने कहा था। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। यानी भामा जो है पहले नंबर पे आएंगे, वामन जो दूसरे नंबर पे आएंगे, दंडी जो है तीसरे नंबर पर, और आनंदवर्धन चौथे नंबर पर आएंगे। इस तरीके से ही हमारी इनकी पंक्तियां सही मिलान होती है। ठीक है, उसके बाद आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन हमें देखना है और बताना है कि कौन सा किसका है। शब्दार्थ सहितो काव्यम, किसका है मेरे भाई, शब्दार्थ सहितो काव्यम किसका है, जल्दी से बताइए। बहुत इजी चीज है ये, तो कम से कम बता दो। इसमें पहला वाला तो बता ही दो कि किसका है। शब्दार्थ सहितो काव्यम भामा का है। ठीक है, शब्दार्थ सहितो काव्यम किसका है, भामा का, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। फिर आता है पद संघटना रीति, किसका है, पद संघटना रीति आनंदवर्धन का है। ठीक है, फिर आता है धन्यालोक लोचन, धन्यालोक लोचन किसका है, अभिनव गुप्त का है। किसका है, अभिनव गुप्त का है ना। और फिर आता है हमारा रस
मीमांसा, रामचंद्र शुक्ल ने दिया था रस मीमांसा। तो ये हमारे आंसर सही हो जाते हैं, क्लियर हो जाते हैं। देखो ये यूजीसी नेट के 24 और 25 में जितने क्वेश्चन आए हुए आज की क्लास में हमने ये डिस्कस किया है काव्य शास्त्र के, भारतीय काव्य शास्त्र के ना। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख रहे हो और अगर आपको चीजें समझ में आ रही है या और क्या आप इसमें सजेशन या और क्या फीडबैक चाहते हो तो आप कमेंट जरूर करना, और चैनल को लाइक और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करना मेरे भाइयों। और एक चीज और, पेपर फर्स्ट के भी PYQ चैनल पे चल रहे, तो उस वीडियो को भी जरूर आप लोग देखना। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में।